आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपकी जो काउंसलिंग है वह कब से स्टार्ट होगी और आपको ये चीज अभी तक पता चली गई होगी कि आपकी जो ऑफिशियल नोटिस है काउंसलिंग को लेकर के वो जारी हो चुकी है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपकी काउंसलिंग है कब से शुरू होगी, क्या क्या रूल्स रहते हैं। देखो, रूल्स के अलावा हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ये डिस्कस करने वाले हैं कि भाई फीस क्या रहने वाली है, अदर स्टूडेंट्स जो हैं अदर स्टेट्स के उनके लिए क्या रूल्स रहने वाले हैं। आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के हम बात करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के साथ ही साथ में हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे जिन बच्चों ने फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लगाया है उन बच्चों के बारे में। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो ध्यान देना बच्चे, पूरा देखना। नहीं देखोगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपके 3-4 हजार रुपए जैसे फॉर्म में बर्बाद हुए। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट बहुत सारे करने को बच्चे को मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि नंबर उनके कम है। उसी प्रकार से अगर आप पार्टिसिपेट कर भी लेते हो तो भी आपके पैसे बर्बाद होने के जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा है। क्यों है, कैसे है, उन सभी चीजों के बारे में हम बात इसी वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले चलो हम डेट की बात कर लेते हैं कि आपका जो काउंसलिंग की डेट है वह कब से है, कब से आपका शुरू होने वाला है। तो जो ऑफिशियली आपका काउंसलिंग होने वाला है 2 जून से स्टार्ट होने वाला है और वह कहाँ पर होगा बच्चे, ABBMU की वेबसाइट पर होने वाला है। ठीक है, याद रखना कहाँ पर होने वाला है, ABBMU की वेबसाइट पर होने वाला है जहां से आपने अपना रिजल्ट डाउनलोड किया था, आंसर की डाउनलोड की थी, सेम उसी जगह से। चलो अब हम 1 बाय 1 करके सारी चीजों के बारे में जान लेते हैं। देखो, जब भी आपका ये ऑनलाइन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, जब भी आप ABBMU की वेबसाइट पर जाओगे आपको सेम इसी प्रकार का एक नोटिस देखने को मिलेगा। लाइक एक बहुत बड़ा सा 10 से 15 पेजेस का काउंसलिंग गाइडलाइन आपको जारी किया जाएगा। उस काउंसलिंग गाइडलाइंस में आपको सेम इसी प्रकार से कुछ इन्फॉर्मेशन ली होंगी। ये डेट ये 2024 वाली, उनको ध्यान मत देना। जैसे आपको बताया जाएगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग के लिए वो कब से स्टार्ट होने वाली है, तारीख लिखी होगी। 2 तारीख को आने वाला है तो 2 तारीख से ही स्टार्ट करेंगे। ध्यान देना, ये आपकी जो होने वाला है ये 2 जून ही होने वाला है और 2 जून तक से ही शुरू हो जाएगा। अगला एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन की उसमें बात लिखी होगी कि भैया आपका जो रजिस्ट्रेशन है कितने दिन तक चलेगा, लाइक कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो भाई आपको जो समय मिलेगा ना वो लगभग 1 हफ्ते का समय दिया जाता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आप भी यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पे 5 दिन का दिया गया है। हाँ, तो भाई यही मान के चलो कि आपको भी 2 तारीख से स्टार्ट होगा ना, तो 2 तारीख से अगर आपका 2 जून से स्टार्ट हो रहा है ना तो आपका 7 जून तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। कब चलेगा, 2 जून से 7 जून तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। एंड उसके बाद 2 से 3 दिन बाद, क्या 2 से 3 दिन बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीट अलॉटमेंट एलोकेशन का रिजल्ट आएगा कि भाई आपने जो कॉलेज सिलेक्ट किए थे, जो भी प्रेफरेंस लिस्ट में डाले थे, वो आपको सिलेक्ट होकर के वो कॉलेज मिले हैं कि नहीं मिले हैं। अब मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत कंफ्यूजन है कि अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को कैसे बनाएं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यूट्यूबर्स को, बहुत सारे एजुकेटर्स को 500 रुपए वो दे रहे हैं कि भैया हमारा आप वो बना दो, प्रेफरेंस लिस्ट बना दो। लेकिन मैं ठहरा कि भाई इस काम के लिए बच्चों से पैसे क्यों लो, फ्री में करो ना। तो मैंने एक वीडियो बना दिया है कि अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं, इस तरीके से बताया है कि भाई बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको कॉलेज मिलेगा। क्या आपको कॉलेज मिलेगा, इस चीज के जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का मैंने लिंक डाल दिया है, आप देख लेना। फिर कोई दिक्कत परेशानी हो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। ठीक है, आपका अनाउंसमेंट आ जाएगा 2 से 3 दिन बाद, यानी कि 10 जून तक आपका जो है क्या है, अनाउंसमेंट आ जाएगा आपकी सीट एलोकेशन का, आपको कौन से कॉलेज में सीट मिली है। उसके बाद पूरा आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा, यानी 17 जून तक आपको समय दिया जाएगा कि आप उस एडमिशन के लिए जो आपको सीट एलोकेट की गई है उसे आप डिक्लाइन करना चाहते हो, फ्रीज करना चाहते हैं या फ्लोट करना चाहते हो। अब इन तीनों चीजों का क्या मतलब है 1 बाय 1 करके हम बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद इसी वीडियो में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत टर्म है, इनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपके, और आपके पैसे भी फंस सकते हैं। ठीक है, सारी चीज जानेंगे। उसके बाद जैसे 8 तारीख और उसी 7 दिन के अंदर आपको सीट एलोकेशन है वह एक्सेप्ट करना है, डिक्लाइन करना, फ्लोट करना है, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करते हो। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो उसी समय के अंदर आपको कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करानी होगी। रिपोर्टिंग कराने के दौरान आपको फीस भी 40,000 रुपए की जमा करनी होगी। जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें तो 40,000 रुपए की डिमांड की जाती है, आप अपनी फीस 40,000 के रूप में जमा करें।
ठीक है। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज है वह पूरे साल की जो फीस है सेम डे पे मांगते हैं कि भैया आप कॉलेज की पूरी फीस सेम डे पर ला करके दो। तो जो बच्चे प्राइवेट में एडमिशन लेने वाले हो सोच समझ के लेना, कहीं आपका सीट आप एक्सेप्ट कर लो, जब वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ वहां पर आपसे एक ही दिन में पूरा 1.5 लाख रुपए मांगा जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो कैपेबल नहीं, उन्हें लग रहा होगा हम महीना महीना करके देते रहेंगे बच्चों, बट महीना महीना नहीं होता। पिछली साल भी यही हुआ था, बच्चे बहुत परेशान हुए थे, बहुत रोए थे इस बात को कि हमें 1.5 लाख रुपए ऐसे कैसे ला करके दे दे, खजाना तो है नहीं हमारे घर पे, हम कहाँ से ला करके दे दे। तो आप इन परेशानियों से बचे रहें, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। इसलिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए कि हम आपको ग्रो करने में मदद कर सके। आपके जहां पर प्रॉब्लम हो सकती है वहां पर हम खड़े रहेंगे, भैया आप ये गलती मत करना। बाकी सेम डे पे ही आपकी जो 17 जून होगा, वैसे ये डेट जो मैं बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, आपका जो 2 जून को काउंसलिंग की आउटलाइन आएगी, बस इतना ही सच है। बाकी की जो डेज है ना ऊपर नीचे कम ज्यादा हो सकते हैं, याद रखना, ठीक है। एंड आगे जब ये चीज हो जाएगी, अब देखो बहुत सारे बच्चों के मन में क्या डाउट है कि अगर हम अदर स्टेट से हैं तो क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अगर हम यूपी से ही हैं तो क्या हमें प्राइवेट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं सारी बातें क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है फॉर एडमिशन टू गवर्नमेंट कॉलेजेस द कैंडिडेट मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश ओनली। यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है बीएससी नर्सिंग के लिए तो आप सिर्फ यूपी के निवासी होने चाहिए। यानी कि अगर आप यूपी के रहने वाले नहीं है, किसी और स्टेट के रहने वाले हैं, तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाले हैं किसी भी कीमत पर। आप कुछ भी कर लो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला। तो ऐसे बच्चे जिनके नंबर अच्छे हैं, खराब हैं, लेकिन अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो भाई गवर्नमेंट कॉलेज भरना ही मत, क्योंकि आपको मिलने ही वाला नहीं है। सिर्फ वही बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे जो सिर्फ यूपी के रहने वाले हैं। समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको सारी बात। अगला वह बच्चे क्या कैंडिडेट, अब आगे देखना, कैंडिडेट्स इज हैविंग द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ उत्तर प्रदेश और candidate has passed class 10th and 12th intermediate both board examination from the UP उत्तर प्रदेश are eligible for other states also। एक सेकेंड यहाँ पे देखने दो, for private college students are eligible from other states also। हाँ, अब यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई आप कहीं कर भी हो, कहीं के भी हो, अगर आपने यूपी से क्लास 10th 12th के बोर्ड एग्जाम्स को दिए हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। या फिर अगर आपने नहीं भी किया है यहाँ से 10th एंड 12th, उसके बाद भी आप एडमिशन ले सकते हो प्राइवेट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब है गवर्नमेंट कॉलेज में वही बच्चा एडमिशन ले सकता है जो यूपी का रहने वाला है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है, चाहे यूपी का हो चाहे वो नॉन यूपी का हो, ठीक है। अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो फिजिकल हैंडीकैप है। पिछली साल मुझे कम से कम 10 से 20 बच्चों का मैसेज आया जिनका सिलेक्शन हो गया, कॉलेज भी अलॉट हो गया, जब वह लेकिन अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए गए उनको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? उसका रीजन ये रहा कि जो फिजिकल हैंडीकैप के लिए जो क्राइटेरिया है वह क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर रहे थे। वो फिजिकली हैंडीकैप तो थे लेकिन एबीवीएमयू के द्वारा जो गाइडलाइंस हैं उनके अंडर वो नहीं आ रहे थे। अब एबीवीएमयू की गाइडलाइन की क्या थी, अब यहाँ पर लिखा गया है रिजर्वेशन फॉर डिसेबिलिटी, ठीक है, 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स। 5% रिजर्वेशन डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है विद डिसेबिलिटी ऑफ लोकोमोटर टू ट्यून ऑफ 40 to 50% ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी। अगर आपका जो फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है सिर्फ वह लोकोमोटर डिसेबिलिटी का है तभी वह मान्य होगा, और किसी चीज का है तो मान्य नहीं होगा। याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है वो लोकोमोटर का है, उसमें भी 40% से 50% तक है, वो भी लोअर एक्सट्रीमिटी में है, तभी आपका मान्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। Other eligibility criteria with regard to qualification will be same as prescribed for unreserved category candidate the Gazette of India number article number 275 dated 5th of July 21। ठीक है, यहाँ पर ये बातें लिखी गई हैं। अगला अब कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बच्चों को, अब देखो जो बच्चे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, उनके सर्टिफिकेट के बारे में क्या बोला गया है यह ध्यान दें। देखो सबसे पहली चीज, जो बच्चे एससी के हैं, एसटी के हैं, उनको अपना जो सर्टिफिकेट है कास्ट का उन्हें रिन्यू नहीं कराना पड़ता है, तो अगर उनके पास पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है वह भी वैलिड माना जाएगा। लेकिन जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं, ठीक है, ओबीसी के हैं, उन्हें अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसे रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है, वह 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ऐसा गाइडलाइन में कहा गया था। अब यहाँ पे लिखा गया कास्ट सर्टिफिकेट इशूड ओनली बाय द
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तहसीलदार के द्वारा की गई हो या एसडीएम के द्वारा की गई हो, वो भी किसके, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट आर एक्सेप्टेबल। These certificates should be verifiable online through an official government portal website। यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वह ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी करने योग्य होने चाहिए, किए जाने चाहिए। अगर वो करते हैं तो आप वैलिड माने जाएं। ऐसा ना हो कि आपका जमाने पुराना हो जिसका डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन की दुनिया में ना हो, तो वह नहीं माना जाएगा। और यह जो ऑनलाइन वाली बात की SC ST के लिए हो सकता है, अगर आपका बहुत ज्यादा पुराना 15-20 साल, वैसे तो होगा नहीं 15-20 साल पुराना, ठीक है, तो वह माना नहीं जाएगा। लेकिन अभी 2-4-5-10 साल का होगा, कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट फीस। यहां पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके पैसे आपके जेब से ऐसे उड़ा के ले जाएगा एबीवीएमयू, आप सोच भी नहीं पाओगे कैसे। एबीवीएमयू स्कैम करती है तो आपको पता ही होगा, मैं वीडियो भी बनाया हूँ उसके ऊपर। और आपको एक बात बता दूं, जो आपकी एबीवीएमयू यूनिवर्सिटी है ना बच्चों, वो ब्लैक लिस्टेड, एबीवीएमयू ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। ब्लैक लिस्टेड है, एक बार इंटरनेट पे जाकर के सर्च करना, गूगल पे जाकर के सर्च करना। एक लिस्ट आई थी अभी 2024 में जिसमें टॉप 10 ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज के नाम बताए गए थे, जिसमें एबीवीएमयू भी शामिल थी, ठीक है। आप जाके एक बार इंटरनेट पे यूट्यूब पे सर्च करना टॉप 10 ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज, आपको मिल जाएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर तक बाकायदा खबर थी यार। तो भाई स्कैम तो करेगी, सीधी सी बात है। देखो सबसे पहली चीज, यहाँ पर 2 प्रकार की आपसे फीस ली जाएगी। पहला फीस जो कि आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम से लिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से लिया जाएगा, जो कि 500 रुपए होने वाला है, ठीक है। 500 रुपए देखो अब ले तो रहे हैं, अभी से वापस नहीं करेंगे भाई, आपको कॉलेज मिले ना मिले, लेकिन ये फीस आपको वापस नहीं मिलने वाली, ध्यान देना, ये आपको वापस नहीं मिलने वाली है, ठीक है। 500 रुपए आपने दान कर दिया, डोनेट कर दिया, आप यही सोचना। और अगली फीस 5000 रुपए है, एज अ सिक्योरिटी फीस जमा होंगे। और यह सिक्योरिटी फीस बहुत सारे बच्चों के लुट जाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि वह गाइडलाइंस को ठीक से नहीं पढ़ते हैं। और एबीवीएमयू उन गाइडलाइंस में इतनी चालाकियां करता है कि बच्चे के 5000 रुपए भी जब्त कर लेता है। और वह क्या चालाकियां करता है, बच्चों को जो चीज़ नहीं पता चल पाती उस टाइम पर, वही चीज़ों के बारे में बताने के लिए, एबीवीएमयू आपके साथ स्कैम ना करे, कोई घोटाला ना करे, बताने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। ठीक है, तो आपको टोटल इस काउंसलिंग में 5500 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। कितने देने पड़ेंगे? 5500 रुपए देने पड़ेंगे। ये राउंड 1 की काउंसलिंग के बारे में हमने आपको बताया। जब राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जितने भी काउंसलिंग की डिटेल है, सारी डिटेल, सारी गाइडलाइंस को हम दोबारा से आपके लिए पढ़ेंगे, जो भी राउंड 2 के लिए होंगे। अब मान लो आपने कॉलेज के लिए क्या किया, काउंसलिंग कराई, मेरी बताए हुए रास्ते से, मेरे बताए हुए तरीके से आपने कॉलेजेस को फिल किया, प्रेफरेंस लिस्ट बनाई, उसके बाद आपको कोई एक कॉलेज अलॉट हो गया, है ना, बढ़िया, खुश हो गए होगे ना, होगा। मैं सच बता रहा हूँ, लास्ट टाइम जिस तरीके से मैंने बच्चों को बताया था ना, इस तरीके से आप करो, कसम से उन्होंने किया, उनको फायदा मिला और कॉलेज अलॉट हुए। मैं बता दूं, लास्ट टाइम देखा मैंने, एक दो बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे, उन्होंने बोला कि सर मेरा 82 नंबर है, मुझे कॉलेज ही अलॉट नहीं हो रहा है, नहीं हुआ था। इवन मेरे बताए हुए बच्चे एक दो थे, मुझे याद है, AIMS करके, इलाहाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस करके है कुछ, AIMS करके है, मेडिकल साइंसेस करके, इलाहाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में करके, उसमें 2-3 स्टूडेंट्स गए हैं जिनके 78, 79, 75 मार्क्स थे। उनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन 82 वाले को प्राइवेट में मिला ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट अपनी अच्छे सही से बनाई थी, ठीक है। और तुक्के में नहीं कह रहा हूँ, सच बता रहा हूँ आपको, मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ भाई वो लोग गए हुए हैं। अगर आप AIMS में पढ़ते हो, इलाहाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में, अगर आपको कोई जान पहचान का हो तो उनसे मेरा नाम पूछना, मेरे चैनल का नाम पूछना, वो जरूर जानते होंगे अच्छे से, क्योंकि वह मेरी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई हुई देख करके गए हैं और उन्होंने मेरे ही तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट को बनाया था। अब चलो रूल्स पढ़ लेते हैं। आपको अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको वो जरूर होगी, सीट अलॉट होगी। देखना, ऑप्शन 1 क्या दिया जाएगा आपको कि एक्सेप्ट करो अपनी सीट को एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 फॉर काउंसलिंग। यानी कि जो आपको सीट अलॉट हुई वो आपकी ही पसंद की है, अब राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, उस केस में आपको फ्रीज वाले ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। जैसे आप फ्रीज वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, फिर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन ले लो, ठीक है। फिर कोई दिक्कत परेशानी आएगी, उसके बारे में भी सॉल्यूशन देने के लिए हम बैठे हुए हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है कि एक्सेप्ट अलॉटेड सीट, कि आपको जो सीट मिली है
वो आप ले लो। और उसके बाद आप अपग्रेड भी करना चाहते हैं उस सीट को, भैया चलो ठीक है, मान लो एक सीट मिली आपको, भाई मिल गई, अब आप सोच रहे हो भाई काश इससे और अच्छा कॉलेज मिल जाता, क्या काश इससे और अच्छा कॉलेज मिल जाता, तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, आपको ना फ्लोट वाले ऑप्शन पे टिक करना है। फ्लोट वाले ऑप्शन पे टिक करने के बाद आप क्या कर पाओगे पता, आपकी जो सीट है ना वो सिक्योर हो जाएगी। उसके बाद अगले राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको उससे अच्छी सीट मिलती है तो मुबारक हो आपको, और नहीं मिलती है तो पहले राउंड में जो आपको सीट मिली थी वो आपकी सिक्योर रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ एक राउंड तक है, ऐसा मत सोचना एक बार हमने फ्लोट किया था वो थर्ड राउंड में भी काम करेगा। थर्ड राउंड के लिए नियम बदल जाते हैं, याद रखना। उसके बाद एक डिक्लाइन का ऑप्शन होता है कि भैया आपको जो भी सीट मिली आपको पसंद ही नहीं है, आप सीधे सेकंड राउंड टू के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो फ्लोट, फ्रीज एंड डिक्लाइन, ये 3 ऑप्शन जो हैं आपको आई थिंक क्लियरली समझ में आ गए होंगे। एंड बाकी यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस हैं, क्या जो कि 40,000 रुपये आपके काउंसलिंग के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लगने वाले हैं, उसके बारे में हम अपनी बात को बता ही चुके हैं। ठीक है, उसको आप ऑनलाइन या कैश के माध्यम से वहाँ पे जमा कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको यहाँ आफ्टर डिपोजिटिंग द सीट कंफर्मेशन फीस, कैंडिडेट सेलेक्टिंग द ऑप्शन 1 फीस, और देखो आपकी जो 40,000 रुपये जमा होंगे ना बच्चे, वह ऑनलाइन ही जमा होंगे। जैसे कि अगर आपने फ्रीज कर दिया, फ्रीज करने के बाद जो 40,000 रुपए है वह आपको ऑनलाइन जमा करने, आप यहाँ देख पाओगे सीट कंफर्मेशन फीस ऑफ ₹40,000, ₹40,000 ओनली टू ABBMU यूपी थ्रू ऑनलाइन कर सकते हो, चालान मोड से कर सकते हो। द अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द अलॉटेड कॉलेज एंड एडजस्टेड अगेंस्ट ट्यूशन फी एंड कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। समझ में आया? जो 40,000 रुपए है वह आपको ऑनलाइन ही जमा करने, जैसे आप फ्रीज करोगे तब। ठीक है, बाकी यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी गई हैं। अगला एक और चीज है, और देखो मान लो पहली फीस आपने 5500 रुपए का रजिस्ट्रेशन पूरा करा है, कॉलेज मिल गया, आपने 40,000 जमा कर दिया, अब फिर आपसे 2,000 रुपए लगेंगे, फिर लगेंगे। देखो ध्यान से क्या लिखा है, ऑन रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज, जब आप जिस कॉलेज में अलॉटमेंट आपका हुआ है वहां रिपोर्टिंग कराने जाओगे, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे एन एडमिनिस्ट्रेटिव फी ऑफ ₹2,000। उस समय भी आपको 2,000 रुपए वहां जमा करने होंगे इन द कॉलेज, विच विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट इन हिज हर टोटल फीस। यानी कि जो आपने 40,000 रुपए और प्लस 2,000 रुपए दिए हैं वह टोटल के टोटल आपकी फीस में एडजस्ट कर दिए जाएंगे। और आपने जो 5500 रुपए दिए थे, 5500 में से 500 रुपए नॉन रिफंडेबल थे, वह आपको किसी भी जन्म में वापस नहीं करेगा यूनिवर्सिटी, लेकिन 5,000 जो है उसमें से वो आपकी फीस में एडजस्ट करेगा। इन केस ऑफ कैंडिडेट लीव्स चेंजेस द अलॉटेड कॉलेज इन फ्यूचर फर्दर राउंड काउंसलिंग, द एडमिनिस्ट्रेटिव फीस 2,000 रुपये विल बी फोर्टिफाइड बाय द कॉलेज। अब घपला कर दिया ना यूनिवर्सिटी ने, मान लो हुआ क्या, आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आप बहुत खुश हो गए, 40,000 रुपये जमा कर दिया। ठीक है, मजा आया, कॉलेज अलॉट हो गया, 40,000 रुपये जमा कर दिए या। लेकिन जब आप कॉलेज पहुंचे वहां की हालत देख के लग रहा है कि भाई यहाँ पढ़ने लायक नहीं है, और आपने 2,000 रुपये भी जमा कर दिया, वहां जा करके 2,000 रुपये भी जमा कर दिया, फिर आप सोचो कि नहीं अभी मुझे कॉलेज नहीं लेना है, राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है, तो आपके जो 2,000 है ना वो यूनिवर्सिटी खा जाएगी, पैसा वापस नहीं करेगी। इन चीज़ों से कैसे बचना है मैं बताता हूँ। देखो आपसे बोला गया कि फ्रीज करते टाइम आपसे 40,000 रुपये लगेगा ना, अब क्या करो, अब वहाँ पे आपको 1 हफ्ते का समय या 5 दिन का समय दिया जाएगा कि आप फ्रीज करो, फ्लोट करो, डिक्लाइन करो। ठीक है, और अपनी फीस जमा करो 40,000, कॉलेज जाओ, कॉलेज जाकर के वहाँ पर अपना 40,000 का पेमेंट करो ऑनलाइन। ऑनलाइन पेमेंट आपको फ्रीज करने पे ही मांगा जा रहा है ना। आप एक काम करो, जो भी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई ना, चुपचाप वहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी अलॉट हुई वहाँ चुपचाप पहुँच जाओ। मान लो आपको एक कॉलेज अलॉट हुआ है समथिंग अननोन जगह पे या दूर है बहुत, आप तुरंत पैसा जमा ही मत करो 40,000 रुपये। आप विद इन द डेट, जो भी डेट वो आपको दी गई, इस डेट में आपको रिपोर्टिंग कराना है, इसी डेट में आपको फ्रीज एंड एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले आप कॉलेज पहुंचो, कॉलेज में पहुंचो, वहाँ पर माहौल देखो, चीज़ें देखो, अगर आपको लग रहा है कि आप वहाँ पढ़ पाओगे, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है वहाँ पे, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैकल्टीज अच्छी हैं, तब आप अपने 40,000 पे कर दो और फिर 2,000 भी जमा कर दो। अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं सही है, मत करो पे यार, ऑनलाइन तो जमा करना है, ऐसा UPI पिन डाला ऐसे ट्रांसफर होता है।
इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉलेज के गेट पर वहीं पर प्रिंसिपल ऑफिस में, डीन ऑफिस में खड़े होकर के डायरेक्ट आप पे कर दो 40,000 रुपये, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो अपना जो पेमेंट 40,000 वाला करना है ना, कोई भी घर पे रह के नहीं करेगा, जब तक उस कॉलेज के बारे में आपको हर एक चीज पता ना हो। वो 40,000 रुपये फीस कहाँ पर जमा करनी है? कॉलेज में पहुंचने के बाद जमा करनी है। कब? गेट पर पहुंच करके हर चीज क्लियर कर लेने के बाद तब जमा करनी है, ठीक है। और आई थिंक जितने भी पॉइंट थे आप बच्चों को ध्यान रखने चाहिए थे काउंसलिंग के रिकॉर्डिंग, नहीं तो आपके जो पैसे थे वो खराब हो सकते थे। उन सभी चीज़ों पे मैंने बताया, आपको पॉइंट बताए। इनकेस अगर आपको लगता है कि सर कुछ और डाउट्स है जो आपने इनमें नहीं बताए, तो मेरा इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको जरूर से जरूर इन टॉपिक्स पर भी हेल्प करूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपकी और समस्या का समाधान कर सकें। अगला वीडियो हम इसी टॉपिक पे बनाने वाले हैं कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट कैसी होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, सॉरी फॉर दैट।